वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में आपको जो बिहार सचिवालय का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है उसी का ये अगला पार्ट है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित में से किसने लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा था और इसे धार्मिक उपदेश बताया था। नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक दिया गया है, ठीक है। और नीति निर्देशक तत्व के बारे में बहुत से विद्वानों ने अलग अलग मत के बारे में अपना बताया था। उसी में से एक मत यहाँ पे दिया है कि किसने लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा और इन्हें धार्मिक उपदेश बताया था। तो ये बात जो है के.सी. वियर ने कहा था। कौन कहा था? के.सी. वियर ने ये बात कहा था। वही नीति निर्देशक तत्व के बारे में के.टी. शाह ने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व उस चेक के समान है जिसका बैंक अपने आप भुगतान करती है, वो अपने मर्जी से भुगतान करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि भारत में प्रोटेम स्पीकर की व्यवस्था किस देश से लिया गया है। तो भारत में जो प्रोटेम स्पीकर की व्यवस्था है वो हम लोग फ्रांस से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं? फ्रांस से लिए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया निम्न में से कौन शामिल होता है। तो याद रखिएगा कि महाभियोग की चर्चा राष्ट्रपति के आर्टिकल 61 में दिया गया है और संसद के दोनों सदस्य या निर्वाचित हो या मनोनीत हो, वो सारे सदस्य होते हैं, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में चुन लिया जाता है तो उसे कितने दिन के भीतर यह बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि अगर संसद के दोनों सदन में कोई व्यक्ति चुना जाता है तो उसको किस सदन में रहना है यह डिसाइड करने के लिए उसे बस 10 दिन का समय दिया जाता है। कितने दिन? 10 दिन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में कृषि को स्थिर करना था। और यह कब चालू हुआ था वही पूछ रहा है। तो 1951 में चालू हुआ था। तो पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि की स्थिति लाना था जो 1951 से 56 तक चला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। इसका उल्लेख जो है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति किसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। इसकी चर्चा आर्टिकल 143 में दिया गया, यानी अनुच्छेद 143 में इसकी चर्चा किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल निहित है। ये किस अनुच्छेद में बोला गया है ये बात पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 154 में बोला गया है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रधान जो होगा वो राज्यपाल होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे दिया हुआ है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का बात कर रहा है। निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? नेशनल प्रोडक्ट में उसी चीज़ को शामिल किया जाता है जो हमारे देश के लिए काम आता है, हमारे देश में ही रह जाए कोई पैसा, उसी को काम कहते हैं। तो इसमें शामिल जो नहीं होगा ना वो विदेशी निवासियों की आय। जो विदेशी निवासी हैं वो आय कमाएंगे तो वो अपने देश देते हैं, तो उसको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि बाजार की मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने का साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री और खरीद को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसको ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी देश का भुगतान संतुलन विपरीत हो गया तो उसे किस संस्था से मदद लेनी पड़ेगी। याद रखिएगा किसी भी देश की भुगतान संतुलन अगर विपरीत हो जाता है तो उसको IMF जो होता है ना वही संस्था मदद करती है, ठीक है। और IMF इसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहा जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है ये बात पूछ रहा है। तो याद रखिएगा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये किया जाता है विश्व बैंक द्वारा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये किया जाता था लेकिन उसको बंद कर दिया गया, ठीक है। और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स ये भी जारी करता था, वर्ल्ड बैंक जारी करता है, लेकिन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है ये वर्ल्ड बैंक जारी नहीं करता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी तकनीक में परिवर्तन के कारण होता है। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है तो याद रखिएगा जो तकनीक में अगर परिवर्तन यानी कोई काम में तकनीक जो नया तकनीक आ जाता है
उसमें अगर परिवर्तन होता है तो उस बेरोजगारी को जो कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। क्या कहते हैं? संरचनात्मक बेरोजगारी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है किस गुप्त शासक को शंकरादित्य कहा जाता है? शंकरादित्य किस गुप्त शासक को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर स्कंद गुप्त को। किसको कहा जाता है? स्कंद गुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 14 नंबर में दिया हुआ है कि किस भारतीय रचना का सबसे पहले यूरोपीय भाषा का अनुवाद किया गया था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि किस भारतीय रचना का सबसे पहले यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया था? तो किया गया था अभिज्ञान शाकुंतलम का। ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट अशोक के धर्म का भाग नहीं था? ये बात बोल रहा है। तो याद रखिएगा ब्राह्मणों का सम्मान करना ये जो था धर्म का भाग नहीं था। ठीक है। राजा का सम्मान करना ये तो था अपने धर्मों से भिन्न धर्मों की प्रति सहिष्णु था, अपनी प्रजा के कल्याण को बढ़ावा देना था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता का कुबड़ वाले सांड की आकृति वाला मुहर की प्राप्ति कहाँ से हुई है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता में कुबड़ वाले सांड की आकृति का मुहर जो है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जो है वो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी होता है? एंजाइम का बात कर रहा है जो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये डायस्टेज होता है। क्या होता है? डायस्टेज। डायस्टेज जो है ये एंजाइम है जो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तन कर देता है। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह क्रमशः ए और बी रक्त समूह वाले दंपति के बच्चे में मौजूद होगा? ए और बी वाला जो होगा कौन सा रक्त समूह जो होगा ये बात पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, अगर बाप है और बी माँ है, या बी बाप है और ए माँ है, तो उनमें हर कोई भी बच्चा जो बच्चा भी पैदा होगा उनमें कोई भी रक्त समूह हो सकता है। यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ए हो जाएगा, उसमें बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, वो यानी किसी भी ब्लड इसमें से किसी ब्लड ग्रुप के को लेकर वो बच्चा पैदा हो सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल कृत्रिम मधुरक है? प्रबल का बात कर रहा है, मधुरक मतलब मीठा है, कृत्रिम यानी कृत्रिम मतलब बनाया हुआ, प्रबल जो है बोल रहा है कि कौन सा है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलिटेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलिटेम जो हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे दिया हुआ कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उनके द्रव्यमान के योग पर। ठीक है। द्रव्यमान के योग पर ब्रह्मांड के दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अधातु। क्या हो जाएगा? अधातु जो है वो द्रव, गैस और ठोस तीनों रूप में पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? पूछ रहा है। रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। प्लूटोनियम तो है, यूरेनियम है, थोरियम भी है, ट्राइटियम जो है ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ट्राइटियम जो है वो एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में स्थित माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी का संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रिया होता है? क्या बात कर रहा है? यहाँ पे कोशिका का बात कर रहा था। कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी का निर्माण रासायनिक अभिक्रिया होती है ये पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो आंतरिक झिल्ली। ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विभाजोत्तकीय कोशिका की विशिष्ट अस्थायी उत्तकों के रूपांतरण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो कोशिका विभेदन हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संयोजी उत्तक का उदाहरण है? संयोजी उत्तक का उदाहरण का बात कर रहा है।
रक्त जो है ये संयोजी उत्तक तो है, ये है, अस्थि भी है और उपास्थि भी है, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पित्ताशय में उपस्थित पथरी निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रख ले। पित्ताशय में जो अगर पथरी हो जाता है तो पाचन किसका प्रभावित करता है, तो वसा का, किसका, फैट का। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो है दिया कि एक डायोप्टर डैश बराबर होता है, तो एक डायोप्टर जो होता है ना वो होता है 1 मीटर 1 m के पावर -m, ठीक है, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें जंतुओं का वर्ग नहीं है, बोल रहा है जंतुओं का वर्ग इसमें से नहीं है, इसके बारे में बोल रहा है। तो इसका याद रखिएगा, आर्थ्रोपोडा मोलस्का है, पेरिफेरा एनिलिडा है और नीमेटोडा। ये ऑप्शन जो सी हो जाएगा वो नहीं है, ठीक है। इकाइनोकार्डेटा भी होता है, तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो जंतुओं का वर्ग नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धातु का द्रव्यमान निम्न में से किसका माप है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जड़त्व, ठीक है। किसी धातु का द्रव्यमान निम्नलिखित में से किसका जड़त्व का माप होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कर रहा है किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं पाया जाता है। क्या बात कर रहा है, इसमें से किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं पाया जाता है, इसके बारे में बात कर रहा है। तो याद रखिएगा जो कांसा होता है, ब्रॉन्ज जो होता है, ब्रॉन्ज कांस, उस मिश्र धातु में जो है जस्ता नहीं पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्यों का अवरोही क्रम बताना है। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, तब उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में सर्वाधिक लवणीय मृदा का क्षेत्र किस राज्य में है। क्या बात कर रहा है, भारत में सर्वाधिक लवणीय मिट्टी का बात कर रहा है। तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा लवणीय मिट्टी है, याद रखिएगा गुजरात में है। कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा लवणीय मिट्टी जो है वो गुजरात में है। आगे दिया हुआ है कि भारतीय मौसम वेधशाला एवं संस्था कहाँ स्थित है। भारतीय मौसम वेधशाला और संस्था जो है वो पूना में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, पूना में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी निम्नलिखित में से किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी का बात कर रहा है, ये किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ट्रांस हिमालय हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में अंडमान निकोबार में स्थित नारकुंडम ज्वालामुखी किस प्रकार की ज्वालामुखी है। कौन सा ज्वालामुखी, तो नारकुंडम ज्वालामुखी कहाँ पे है बाबू, अंडमान निकोबार में। अब बोल रहा है किस प्रकार की है, तो याद रखिएगा प्रसुप्त है, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समुद्री व्यापार हेतु कार्टेज पत्ती लागू की गई थी। तो याद रखिएगा जो है समुद्री व्यापार हेतु कार्टेज जानते हैं परमिट को बोला जाता है, तो ये पुर्तगालों द्वारा किया गया था, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस पेशवा ने अंग्रेजों से बसीन की संधि की थी। किस पेशवा ने अंग्रेजों से बसीन की संधि की थी। तो बाजीराव द्वितीय जो था वो बसीन की संधि 1802 में किया था। कब किया था, 1802 में बसीन की संधि किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बम्बई में रैयतवारी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू किया था। कहाँ का बात कर रहा है, बम्बई में बात कर रहा है। तो बम्बई में रैयतवारी व्यवस्था जो है एलिफिंस्टन ने किया था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आगे दिया हुआ है कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सिपाही विद्रोह था। 1857 के क्रांति के बारे में कौन बोला था, ये मत किसका है कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था न कि सिपाही विद्रोह था। ये बात किसने कहा था 1857 के विद्रोह को लेकर। तो याद रखिएगा ये बेंजामिन डिज़राइल ने बोला था। कौन बोला था, बेंजामिन डिज़राइल ने बोला था।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1857 की क्रांति के बाद कहाँ आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया को उद्घोषणा पढ़कर सुनाया था? इलाहाबाद में। कहाँ सुनाया था? इलाहाबाद में। 1857 के क्रांति के बाद आयोजित एक दरबार लगाया गया था इलाहाबाद में, और लॉर्ड कैनिंग जो था विक्टोरिया को उद्घोषणा पढ़कर सुनाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 41 नंबर क्वेश्चन है कि इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन नामक संस्था का गठन किसने किया है बोल रहा है। तो याद रखिएगा कि केशव चंद्र सेन ने किया था। कौन किया था? इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन संस्था था, उसका गठन केशव चंद्र सेन ने किया था। ठीक है, केसी सेन। अगला क्वेश्चन दिया है कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा हार्टोग समिति कब गठित की गई थी? क्या बात कर रहा है? हार्टोग समिति का बात कर रहा है। तो इसका राइट आंसर 1929 हो जाएगा। ठीक है, हार्टोग समिति 1929 में गठित किया गया था, शिक्षा सुधार से संबंधित है। आगे क्वेश्चन दिया है नमक कानून के विरोध में कालीकट से पयन्नूर तक यात्रा किया था। कहाँ से? कालीकट से पयन्नूर तक यात्रा किसने किया था? तो के केलप्पन ने किया था। कौन किया था? के केलप्पन ने किया था। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे दिया अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। प्रथम बार 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में। इसका स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। उसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, और सचिव जो थे वो एन.जी. रंगा थे। कौन थे? एन.जी. रंगा, अखिल भारतीय किसान सभा का। ठीक है। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1763 में पटना में स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर किसने अधिकार किया था? याद रखिएगा, नवाब मीर कासिम ने किया था। कौन किया था? मीर कासिम ने पटना में स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किस चोल शासक ने गंगा घाटी का अभियान कर पाल शासकों को पराजित किया था? चोल शासक कौन था जो गंगा घाटी में अभियान किया था और पाल शासकों को पराजित किया था? वो राजेंद्र प्रथम किया था। कौन किया था? राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि फुताहत ए फिरोज शाही पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? यानी फुताहत फिरोज शाही पुस्तक जो है वो लेखक कौन है उसके बारे में पूछ रहा है। तो कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर भी कहा जाता है। आगे देखते हैं कि 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो पटना में हुआ था। कहाँ? पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल है, उसी में 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुआ था। इसके अध्यक्ष जो थे उस समय आचार्य केशव चंद्र सेन थे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि भूमि दान का प्रथम साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है? किसके बारे में बात कर रहा है? तो भूमि दान का प्रथम साक्ष्य जो है किस में मिलता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो नानाघाट अभिलेख में मिलता है। किस? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, बात कर रहा है कि विजयनगर की मुद्रा का नाम क्या है, यही पूछ रहा है। तो विजयनगर साम्राज्य जो था उसका मुद्रा जो था वो मुद्रा पैगोडा था। क्या था? पैगोडा जो था। ठीक है, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।